दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MS GK GS स्टडी में। दोस्तों यह शताब्दी एक्सप्रेस बैच की दूसरी क्लास है जिसमें आप लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। दोस्तों आज इस दूसरी क्लास में आपको बौद्ध धर्म व जैन धर्म और मगध साम्राज्य डिटेल से पढ़ने को मिलेगा, तो आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है और आपको एकदम आपके दिमाग में क्लियर होने वाला है कि आखिर मामला क्या है। तो आप लोग इस क्लास को अंत तक देखिएगा, बिल्कुल मिस नहीं करना है आपको, बिल्कुल फिर आपके समझ में नहीं आएगा। तो इसको अंत तक देखना है और आप लोगों ने अभी तक इसको शेयर नहीं किया तो फटाफट इसको शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के पास, ताकि वो भी इस सेशन का हिस्सा बन सके। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए इस क्लास को करते हैं शुरू। तो दोस्तों ये रहा आज की क्लास का पहला प्रश्न। बुद्ध ने में एक पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक तपस्या की जहां उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बताइए कहाँ? कुशीनगर, उज्जैन, बोधगया, सारनाथ। तो दोस्तों क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें आप लोग और आंसर को सही तरीके से देखें, फिर बताने का प्रयास भी करें आप लोग बताएंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। तो बुद्ध ने एक पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक तपस्या की थी जहां उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वो असल में कहाँ था? बोधगया में। कहाँ था? बोधगया में, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो आइए जान लेते हैं जरा बुद्ध के बारे में डिटेल से, देखते हैं क्या है और आपको भी एकदम मज़ा आने वाला है। बने रहिए आप लोग हमारे साथ, सब आपको याद दिलाएंगे हम। तो जैसा कि हमने इससे पहले वाली क्लास में आपको गौतम बुद्ध के बारे में बताया था, यानी गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में बताया था, तो आज उससे भी डिटेल में लाए हैं कि यहाँ से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटने देंगे हम। तो आइए जान लेते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था और इनके पिताजी का नाम सुद्धोधन था और वहीं माता के नाम की बात करें तो महामाया देवी था। और इनके अन्य नाम क्या थे? आइए जरा जान लेते हैं कि इनके अन्य नाम शाक्य मुनि और तथागत भी थे और इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। आइए आगे जानते हैं कि और इनके बारे में क्या है कुछ खास। तो दोस्तों गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम भी पूछ सकता है, तो उसका नाम कंठक था। और इनके प्रारंभिक गुरु कौन थे? तो इनके प्रारंभिक गुरु आचार्य अलार कलाम थे। यह भी आपको ध्यान रखना होगा, पूछा जाता है यह प्रश्न। और सारथी का नाम क्या था? चन्ना था। सारथी का नाम चन्ना था। और बुद्ध के अनुयायी कौन थे? तो बुद्ध के अनुयायी तपसु और भलिक थे। यह दोनों शूद्र के थे, यानी शूद्र जाति से थे। यह भी आपको ध्यान रखना होगा। और वहीं अगर इनके मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी। आइए और जानते हैं जरा इनके बारे में कि आखिर क्या है। तो दोस्तों बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया था, यानी इन्होंने मात्र 29 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। और 6 वर्ष की बाद, यानी 6 वर्ष के बाद कड़ी तपस्या की इन्होंने, यानी बहुत मेहनत की। और 35 वर्ष की आयु में इन्हें बोध गया वैशाख पूर्णिमा के दिन एक पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यानी 35 वर्ष के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसमें इन्होंने 6 वर्ष कड़ी मेहनत की, यानी कड़ी तपस्या की। और दोस्तों देखिए कि यह पीपल का पेड़ जो था जिसका नाम बोधि था, पीपल के पेड़ का नाम क्या था? बोधि था। जो कि यह पेड़ बिहार में निरंजना नदी के तट पर स्थित है। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा, इतना दोस्तों आपको याद रखना होगा। अब हमें बताइए आप लोग, अगर आपने इतना तैयार कर लिया है तो अब हमें आप ही बताइए कि क्वेश्चन कहाँ से छूटेगा आपका। बताइए जरा हमें, क्वेश्चन छूट ही नहीं सकता आपका अगर आपने इतना इसको तैयार कर लिया है। यानी मैं फिर कहूँगा कि डिटेल में आप लोग ज़्यादा पढ़िए, क्योंकि ऐसे में होता क्या है, यानी क्वेश्चन आएगा और आपसे कुछ अलग प्रकार का पूछेगा। अगर आपने डिटेल में पढ़ रखा तो आप समझ जाएंगे कि हाँ ये क्वेश्चन ये वाला था, तो आपको वही लगाना होगा। ठीक है, और कमेंट में बताइए कि ये क्या मज़ा आया है नहीं, यस या नो करिए आप लोग, बताइए जरा। तो चलते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या कहता है। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या था? कमल एवं सांड, घोड़ा, पीपल वृक्ष, पद चिन्ह। बताइए जरा, देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर करता है। तो महात्मा बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा था, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और अभी हमने पिछले ही प्रश्न में बताया कि जो गौतम बुद्ध ने अपना गृह त्याग कितने वर्ष में किया था, आपको याद होना चाहिए। बताया था नहीं बताया था? आप लोग बताइए हमें ज़रा, बताया था? हाँ। और देख लेते हैं ज़रा इनके और प्रतीक के बारे में। तो दोस्तों महात्मा बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा था और जो कमल एवं सांड था वह बुद्ध के जन्म का प्रतीक था। और पीपल यानी बोधि वृक्ष उनके द्वारा जो अर्जित किया गया ज्ञान था यह उसका प्रतीक था। यानी आप कह सकते हैं कि ज्ञान का प्रतीक क्या था? बोधि वृक्ष। इसको भी आपको ध्यान रखना होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ
और दोस्तों बताइएगा कि जरा शताब्दी एक्सप्रेस बैच आपको कैसी लग रही है, कमेंट किया आप लोग जरा यस या नो में बताइए। अच्छी लग रही है तो यस, अगर गलत लग रही है तो नो करिए, जरा देखते हैं यस वाले ज़्यादा हैं या नो वाले ज़्यादा हैं, आज देख ही लेते हैं हम। चलिए ठीक है, देख लेते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश की शुरुआत कहाँ से हुई थी? बोध गया से, वैशाली से, कुशीनगर से, राजगृह से। बताइए आप लोग, देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर करता है और वो भी सही आंसर कौन करता है। तो बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश की शुरुआत वैशाली से हुई थी। कहाँ से दोस्तों? वैशाली से, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यही है ना? आप लोग देखें जरा क्या कह रहे थे। हाँ यही कह रहे थे, ठीक है, बी है, ठीक सही है। आइए और ज़रा जानते हैं इनके बारे में। तो दोस्तों गौतम बुद्ध के संघ में जो स्त्रियों की प्रवेश की शुरुआत हुई थी वो वैशाली से हुई थी, लेकिन किसके कहने पर हुई थी ये भी आपको बताना है। किसी के कहने पर तो होगी, हाँ तो बता रहे हैं आपको हम। तो गौतम बुद्ध के संघ में स्त्रियों की प्रवेश की शुरुआत असल में जो था वो गौतम बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर की थी। समझ रहे हैं आप लोग? यानी जो गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य थे आनंद, उनके कहने पर जो संघ में स्त्रियों की प्रवेश की शुरुआत हो गई थी। और दोस्तों ध्यान रखना है आपको कि यह और बौद्ध संगत में जो प्रथम महिला गई थी उसका नाम क्या था? महाप्रजाति गौतमी। क्या था? महाप्रजाति गौतमी। यह भी आपको ध्यान रखना होगा। तो सीधा आपको लेकर चल रहे हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ, देखते हैं क्या कहता है। लेकिन क्या भाई लाइक करने में इतनी कंजूसी, ये कैसे? अच्छी बात नहीं है। चलिए इस सेशन को फटाफट लाइक कीजिए और इसको दबा के शेयर कीजिए। शेयर करने में क्या कंजूसी करना, एक शेयर ही तो करना होता है। तो चलिए फटाफट इसको शेयर कीजिए ताकि वो भी जुड़ सकें, आपके मित्र भी। आप अकेले अकेले ये कैसे? अच्छा नहीं लगता है। चलिए इसको शेयर कीजिए फटाफट। और सब्सक्राइब का बटन कौन दबाएगा? आप ही लोग। चलिए कर दिया, ठीक है। तो देख लेते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं क्या कहता है। बौद्ध स्थापत्य कला में स्मारकों में प्रार्थना कक्ष को क्या कहते थे? चैत्यगृह, स्तूप, विहार, पिस्तक। बताइए दोस्तों जरा। तो बौद्ध स्थापत्य कला के स्मारकों में जो प्रार्थना कक्ष को चैत्यगृह के नाम से जाना जाता था। क्या? चैत्यगृह। दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और ऑप्शन सही से देखिएगा, थोड़ा टाइम लीजिए और फिर आंसर करने का प्रयास करें आप लोग। क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन और जो आपके ऑप्शन है उन्हें सही से नहीं देखा तो फिर आप आंसर नहीं बता पाएंगे। ऐसे नहीं कि पढ़ा बस बता दिया, ऐसा नहीं करना है। आपको सही से पढ़ना है और ध्यान से देखना है, फिर आपको आंसर करना है। इससे आप अच्छे तरीके से बता सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि चैत्यगृह होता क्या है। तो चैत्यगृह का शाब्दिक अर्थ होता है चिता से संबंधित। समझ गए आप? हाँ। और चैत्यगृह एक प्रकार के बौद्ध मंदिर हैं जिनमें एक स्तूप समाहित होता है। यानी यह बौद्ध जो लोग होते हैं उनके लिए यह एक प्रकार का मंदिर होता है। और जो पूजा कर्तक होते हैं वह स्तूप वाले स्मारकों में प्रार्थना उपासना करते हैं। ठीक है, उन्हीं कक्षों को चैत्यगृह बोला जाता है। यानी जिसमें बौद्ध धर्म के लोग पूजा या उपासना वगैरह करते हैं उन्हीं कमरों को चैत्यगृह बोला जाता है। अब आपके समझ में आ गया होगा, मैं ऐसे ही ऐसा कर सकता हूँ। अब तो आपके समझ में पक्का आ गया होगा। तो चलिए देख लेते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं क्या कहता है। प्रथम जैन सभा कब हुई थी? 340 ईसा पूर्व में, 350 ईसा पूर्व में, 513 ईसा पूर्व में या फिर 300 ईसा पूर्व में? दोस्तों बताइएगा जरा, फटाफट कमेंट करते रहिए आप लोग। और क्या भाई कमेंट का आंकड़ा आज बहुत कम है, ये कैसे? अच्छी बात नहीं है। हैं क्या क्लास आपको अच्छी नहीं लग रही है? अरे भाई इससे आपको समझ में बेहतरीन तरीके से आएगा। ये ऐसी क्लास है, ऐसा कंटेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो फटाफट चलिए आप लोग कमेंट करते रहिए। देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। तो प्रथम जैन सभा जो हुई थी वह 300 ईसा पूर्व में हुई थी। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है कि प्रथम जैन सभा 300 ईसा पूर्व में तो हुई थी, लेकिन कुछ लोगों का मानना है या कुछ स्रोतों के अनुसार इसका जो प्रथम जैन सभा हुई थी वह 322 ईसा पूर्व में हुई थी। ऐसा भी आप मान के रख सकते हैं। यानी कहीं आपको 300 ईसा पूर्व भी मिल सकता है ऑप्शन में, और कहीं कहीं पर आपको 322 ईसा पूर्व भी मिल सकता है आपको। ऐसा आपको ध्यान रखना है, ये नहीं कि 300 याद कर लिया 322 नहीं, दोनों को याद रखना है आपको। और प्रथम जैन संगति कहाँ हुई थी? तो यह भाई पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। और इस संगत के बाद जैन धर्म 2 संप्रदायों में बट गया था। कितने? 2 संप्रदायों में। कौन कौन से? एक था श्वेतांबर और दूसरा था दिगंबर। समझ रहे हैं आप लोग? 2 कौन कौन? श्वेतांबर और दिगंबर। ऐसे आपको याद रखना है। और दूसरी भी जान लें, चलो आप लोग कह रहे तो दूसरी भी जान लेते हैं कि कब हुई थी। तो दूसरी जैन संगति 513 ईसा पूर्व में,
लेकिन फिर यहाँ पे वही आ गया मामला कि कुछ स्रोतों के अनुसार 526 ईसा पूर्व में गुजरात के बलब्बी में मानी जाती है। ऐसा आपको ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों थोड़ा टफ है मामला यहाँ पर, क्योंकि आपको दो याद रखने हैं, पहली संगत के हिसाब से और दूसरी संगत के हिसाब से। इसको आपको ध्यान रखना है, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा कहीं पर। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब बात जैन धर्म की हो रही है, तो ये भी प्रश्न आपको खूब मिलेगा पेपर में कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे, या खूब आता है, इसको आपको ध्यान रखना होगा। पार्श्वनाथ, श्रवसभेद, महावीर, अजितनाथ। बताइए आप लोग, देखते हैं सबसे पहले कौन करता है भाई आंसर। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर को पार्श्वनाथ के रूप में माना जाता है, यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आइए जानते हैं कि पार्श्वनाथ के अनुयायियों को निर्ग्रथ कहा जाता था, यह आपको ध्यान रखना होगा। और जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों एक बात आपके लिए ज़रूरी कि अगर आप जितना रिवीजन करेंगे उतना बेहतरीन तरीके से आपको हर प्रश्न याद हो, तो आपको रिवीजन ज़रूर करना है। एक टाइम निकालिएगा आप लोग जिससे आप रिवीजन कर सकें, ठीक है। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रश्न पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो मामला फंस सकता है। तो इसलिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है, उसको भी आपको ध्यान रखना होगा। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ, देखते हैं क्या कहता है। महावीर स्वामी को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? गंडक नदी, बांसमती नदी, सोन नदी, रजपालिका नदी। बताइए आप लोग। तो महावीर स्वामी को जो नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वह नदी थी रजपालिका नदी। समझ में आया? आइए जानते हैं रजपालिका नदी आखिर थी कहाँ। और आपने ये पहली बार नाम सुना है क्या? अच्छा बताइए किसने पहली बार नाम सुना है रजपालिका नदी का? ठीक, देखते हैं। तो आइए जानते हैं ज़रा इसके बारे में। तो महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद, कितने? 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद जृंभिक ग्राम के समीप, जो जृंभिक ग्राम था उसके निकट एक नदी थी जिसका नाम था रजपालिका नदी। उसी के तट पर एक वृक्ष था जिसको बोलते हैं साल का वृक्ष। उसके नीचे महावीर स्वामी जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ थी नदी, कौन सी थी नदी और कहाँ थी, ठीक, और पेड़ कौन सा था। तो ज्ञान प्राप्ति के कारण ही महावीर स्वामी को केवलिन कहा जाता था। यानी महावीर स्वामी को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसके कारण इनको केवलिन के रूप में जाना जाने लगा। यह भी आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस शासक ने अंतिम समय में जैन धर्म अपनाकर जैन धर्म के अनुसार अपने प्राण त्याग दिए थे? अजातशत्रु, बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य, कालाशोक। बताइए दोस्तों ज़रा आप लोग, देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर करता है। तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जैन धर्म के अनुसार प्राण त्याग दिए थे, यानी ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। कैसे? चंद्रगुप्त मौर्य ने कर्नाटक में स्थित श्रवणबेलगोला में भूखे प्यासे रहकर अपने प्राण त्याग दिए थे, और इस प्रथा को संथारा या सल्लेखना कहा जाता है। यह आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं क्या कहता है। तो दोस्तों यहाँ से शुरू करते हैं मगध साम्राज्य, और आपको इसके बारे में बताएंगे मगध साम्राज्य के बारे में। लेकिन आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सी ट्रिक है जिसको आप याद कर लेंगे और आपको 7 राजवंश याद हो जाएंगे कि मगध साम्राज्य में 7 राजवंश थे और उन्होंने इस प्रकार शासन किया। तो आपके लिए एक ज़बरदस्त सी ट्रिक है। तो इस ट्रिक को आपको याद करना है, और आपने याद कर लिया तो समझ लीजिए आप लोगों ने 7 राजवंशों के नाम याद कर लिए। आइए जानते हैं कि ट्रिक कौन सी है। तो देखिए, हसीन मासूक 7। कितनी? हसीन मासूक 7, यानी कितनी हसीन मासूक थी? 7 कि आप कहेंगे क्या बोल रहे हैं सर? अरे भाई ट्रिक है, इसको याद करना है आपको। तो ऐसे ही आपको याद रखना है, हसीन मासूक 7। देखिए, हा से हो जाएगा हर्यक वंश, सी से हो जाएगा शिशुनांग वंश, और ना से हो जाएगा नंद वंश, और माँ से होता है मौर्य वंश, सु से होता है शुंग वंश, का से होता है कण्व वंश, और 7 से तो आराम से लिखा है कि सातवाहन वंश। तो आप कह सकते हैं कि जो मगध साम्राज्य में कुल 7 राजवंशों ने शासन किया है, ठीक है। अच्छा बताइए ट्रिक अच्छी लगी नहीं आपको? ज़रा कमेंट करिए आप लोग। अच्छी लगी हो तो एस, अगर नहीं अच्छी लगी हो तो नो। देखते हैं यस वाले ज़्यादा हैं या नो वाले ज़्यादा हैं। चलिए यस वाले ज़्यादा हैं, ठीक, अच्छी लगी है। चलिए ठीक, आगे जानते हैं। हर्यक वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? अजातशत्रु को, बिंबिसार को, कौशल राज को, मौर्य को। बताइए आप लोग।
तो हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार को माना जाता है। किसे? बिंबिसार को, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और ध्यान रहे आप लोगों को कि इसने 3 विवाह किए थे। कितने? 3 विवाह किए थे। आइए एक एक करके जानते हैं। बड़ा चालाक शासक था यह, क्योंकि अपने साम्राज्य में, यानी अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए इसने एक बुद्धि अपनाई। क्या? कि विवाह करो और दहेज में यह सब क्षेत्र ले लो और अपने राज्य में मिला लो। आइए जानते हैं जरा इसके बारे में। था चालाक या नहीं? बताइए आप लोग। चालाक था। तो बिंबिसार ने दहेज के रूप में अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया था और इसने कुल 3 विवाह किए थे। अभी आपको हमने पीछे बताया था कि विवाह कितने किए थे? 3 विवाह किए थे बिंबिसार ने। आइए जानते हैं कि प्रथम विवाह इसने किसके साथ किया था। तो बिंबिसार का प्रथम विवाह कौशल राज और प्रसेनजीत की बहन, यानी कौशल राज की पुत्री और प्रसेनजीत की बहन महाकौशला देवी से हुआ था। ठीक है, यानी इसका प्रथम विवाह महाकौशला देवी से हुआ था और इसे दहेज में यहाँ से काशी मिला था। क्या मिला था? बिंबिसार को प्रथम विवाह में इसे काशी दहेज में मिला था। समझ में आया आपको? नहीं आया? यह आपको ध्यान रखना है। बड़ा चतुर शासक था या मगध साम्राज्य का। और देखते हैं कि दूसरा विवाह किससे किया था। तो दूसरा विवाह चेलना छलना से किया था और यह वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी थी, यानी इसको प्यार से लिच्छवी भी कहा जाता था। ठीक है। और जो तीसरा विवाह था वह बिंबिसार ने छेमा मद्रकुल पंजाब के मध्य राजकुमारी से विवाह किया था। यानी तीसरा विवाह इसने जो छेमा मद्रकुल पंजाब की राजकुमारी थी उसके साथ किया था। यानी इस प्रकार इसने 3 विवाह किए थे और एक एक विवाह करके यानी अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया था इसने। कुछ इस प्रकार से विवाह करता रहा और अपने साम्राज्य का विस्तार करता रहा। तो यह थी इसकी पूरी जानकारी। कैसी लगी आपको? बताइए ज़रा। चलिए देख लेते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भाई बाकी सब तो ठीक लग रहा है, लेकिन यह लाइक का आंकड़ा देखकर बहुत ही ख़राब लग रहा है मेरा। ये भाई गलत बात है। इतनी आपके लिए मेहनत जारी है और फिर भी आपकी न जाने लाइक करने की क्या लाचारी है, हैं? तो चलिए, बार बार कहना अच्छा नहीं लगता है। चलिए इसको लाइक कीजिए और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे तैयारी को जारी रखना है तो सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ मिलने वाले हैं आपको बहुत ही बेहतरीन क्लासें। और शेयर कौन करेगा भाई? शेयर भी तो आपको करना है। हाँ, शेयर करने में इतनी कंजूसी ठीक नहीं होती है। कर दिया सब कुछ? ठीक है। तो देखते हैं बिंबिसार की प्रथम राजधानी क्या थी। पाटलिपुत्र, राजगृह, गिरिब्रज, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग। तो बिंबिसार की प्रथम राजधानी गिरिब्रज थी। क्या थी? गिरिब्रज। लेकिन इसने बाद में अपनी राजधानी राजगृह को बनाया। यानी कह सकते हैं आप कि बिंबिसार की प्रथम राजधानी गिरिब्रज थी और इसने बाद में राजगृह को अपनी राजधानी बनाया। समझ रहे हैं आप लोग? नहीं समझ रहे हैं? चलिए आपके लिए कुछ कहते हैं कि मंजिल मिले या ना मिले यह तो मुकद्दर की बात है। दोस्तों, कि मंजिल मिले या ना मिले यह तो मुकद्दर की बात है, लेकिन आप मेहनत ना करें ये गलत बात है। गलत बात नहीं है, बड़ी गलत बात है। तो आप लोग मेहनत जारी रखिए। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और भाई शताब्दी एक्सप्रेस बेच है ना, तो शताब्दी एक्सप्रेस बेच की तरह आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इसको। ठीक है? ठीक। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? अजातशत्रु ने, उदयन ने, अशोक ने या फिर धनानंद ने? बताइए दोस्तों जरा। आप लोग फटाफट कमेंट करते रहिए। आप लोग देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, वो भी बिल्कुल सही। तो दोस्तों, उदयन के द्वारा गंगा एवं सोन नदियों के संगम पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की गई थी। यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आइए देख लेते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। उदयन की हत्या किसने की थी? अजातशत्रु ने, शिशुनाग ने, नागदशक ने, धनानंद ने? बताइए आप लोग। तो दोस्तों, उदयन की हत्या शिशुनाग ने की थी और आपको ध्यान रखना होगा कि यह शिशुनाग जो था वह उदयन का सेनापति था। यानी उसके सेनापति ने ही उदयन की हत्या करी थी। समझ रहे हैं आप लोग? देख रहे हैं कैसा सेनापति था। यानी गद्दी के लिए लोग कुछ भी कर सकते थे उस समय में। चलिए वो तो बात अलग की है। चलिए देख लेते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। शिशुनाग ने अपनी राजधानी किसे बनाया? पाटलिपुत्र, राजगृह को, वैशाली को, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग भाई। तो दोस्तों, शिशुनाग ने अपनी राजधानी वैशाली को बनाया था। किसे बनाया था? वैशाली को। यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आइए सीधा चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। देखते हैं क्या कहता है। महापद्म नंद
कितने पुत्र थे? 5, 6, 7 या फिर 8? बताइए आप लोग। तो महापद्म नंद के कुल मिलाकर 8 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 8 पुत्र थे, यानी ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। और दोस्तों रिवीजन का आप लोग खास कर ध्यान रखना है, आपको समझ रहे हैं आप लोग। रिवीजन जितना समझ लीजिए, रिवीजन इतना ज़रूरी है जितना आपके लिए ये क्लासेस ज़रूरी है। तो रिवीजन पर आप लोग विशेष ध्यान देंगे, ठीक है? हाँ ठीक। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं क्या कहता है। महाकाव्यों के अनुसार मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? दोस्तों पढ़िएगा क्वेश्चन को सही, और आंसर एक बार अपने सही देना है, क्योंकि ऑप्शन को आप लोग सही से पढ़ना है। ज़रा समझिए फिर आंसर करिए आप लोगों में। तो मैं एक बार फिर क्वेश्चन पढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। महाकाव्यों के अनुसार मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बृहद्रथ ने, बसु ने, जरासंध ने या फिर धनानंद ने? ऑप्शन को सही से देखिए और फिर आंसर कीजिए आप लोग। समझ लिया ना? हमें लगता है आप लोगों ने सही बताया है। ऑप्शन ए यानी बृहद्रथ ने, यानी महाकाव्यों के अनुसार जो मगध साम्राज्य की स्थापना थी वह बृहद्रथ ने की थी, यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। सही बताया आप लोगों ने, ठीक सही है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वह कौन सा पहला भारतीय राजा था जिसने अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए वैवाहिक गठजोड़ की शुरुआत की थी? यानी वह भारतीय पहला राजा कौन सा था जिसने शादी के तौर पर अपने जो साम्राज्य का विस्तार है वह करना शुरू कर दिया था? यानी शादी करिए और कुछ दहेज में जो ज़मीनें वगैरह मिल रही हैं, जो राज्य वगैरह मिल रहे हैं, उनको अपने राज्य में मिलाइए। कुछ इस प्रकार की प्रक्रिया किसने अपनाई थी? अजातशत्रु ने, बिंबिसार ने, शिशुनाग ने, धनानंद ने? बताइए आप लोग। और हम यह प्रश्न नंबर 9 में बता चुके हैं आपको अच्छे तरीके से, तो आपने अगर सही से पढ़ा होगा तो आप आंसर कर सकते हैं। अगर नहीं पढ़ा है आपने तो आप नहीं बता पाएंगे। हाँ देखो एक बच्चा बता रहा है बिंबिसार, ठीक सही है, यानी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। यानी बिंबिसार पहला भारतीय राजा था जिसने अपने आप को यानी खुद को शक्तिशाली बनाने के लिए जो वैवाहिक गठजोड़ है उसकी शुरुआत की थी। यानी जो कुछ भी दहेज के रूप में मिलता था वह अपने राज्य को या राज्य में लगाते थे, चाहे वह ज़मीन हो या फिर कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने राज्य को और अपने आप को शक्तिशाली बनाते थे राजा लोग, कुछ इस प्रकार के कार्य करते थे। समझ में आ गया? नहीं आया तो आप एक बार फिर से चेक करिए जाके प्रश्न नंबर 9 को, इसमें बिंबिसार के बारे में बताया गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। भारत पर आक्रमण करने वाला सिकंदर कहाँ का शासक था? एशिया माइनर का, सीरिया का, मेसिडोनिया का या फिर मिस्र का? बताइए आप लोग और कमेंट करिए भाई, कमेंट करते रहिए आप लोग। तो भारत पर आक्रमण करने वाला जो सिकंदर था वह मेसिडोनिया का शासक था। समझ रहे हैं आप लोग? मेसिडोनिया, यानी ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो चलते हैं सीधा, आपको लेकर चलते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ, देखते हैं क्या कहता है। और बड़ा ही ज़बरदस्त सा प्रश्न है ये। धनानंद किसके समकालीन था? यानी जो धनानंद था वह किसके अंतर्गत कार्य करता था या किसके अंडर में था? अकबर के, हुमायूं के, बाबर के, सिकंदर के? बताइए आप लोग। तो जो धनानंद था वह सिकंदर के समकालीन था। समझ रहे हैं आप लोग? सिकंदर के, यानी ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। और दोस्तों यहाँ पर आपकी क्लास समाप्त होती है, आपके 2 प्रश्न कम हैं इस क्लास में, तो इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं कि 2 प्रश्न आपके कम रह गए हैं आज, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। और बताइएगा ज़रूर हमें कि यह क्लास आपको कैसी लग रही है और कैसे प्रश्न मिल रहे हैं आपको। क्या वो प्रश्न मिल रहे हैं जो आप पढ़ना चाहते हैं या जो पेपर में आते हैं, वो प्रश्न आपको मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, ये हमें बताइएगा ज़रा कमेंट में आप लोग। और प्यारी प्यारी सी कमेंट करिए आप लोग। तो आशा करता हूँ आप लोगों को सब समझ में आ रहा होगा। और रिवीजन आप लोग करते रहिए, रिवीजन के बिना कुछ नहीं होगा, रिवीजन बहुत ही ज़रूरी है। तो आशा करता हूँ आपको सब समझ में आ रहा होगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। लेकिन क्या भाई अभी थोड़ी ना, हाँ अभी चलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आप लोग। अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा। और अभी तक सब्सक्राइब क्यों नहीं किया आप लोगों ने भाई, इसको भी करिए आप लोग। हाँ, और शेयर कौन करेगा? आप ही को करना है। कर दिया? कर देंगे आप लोग, हमें आप पे भरोसा है ना, इसलिए। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी को ऐसे ही ज़बरदस्त बनाते रहिए। धन्यवाद।